दोस्तों, आज से हम हमारे वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे जीरो से लेके हीरो लेवल तक की चीज़ें एंड साथ के साथ आप सीखेंगे कि एचटीएमएल का कोड लिखते कैसे हैं, क्यों एचटीएमएल इंपॉर्टेंट है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। साथ के साथ हम इसमें देखेंगे कि एचटीएमएल को कैसे प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा डेवलपर और एक ऑसम वेबसाइट क्रिएट करने की शुरुआत होगी आपकी इस वीडियो से। इस वीडियो में हम उतना ही सीख रहे होंगे जितना हमें इम्पोर्टेंट होगा किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ओके, एंड हम इस वीडियो में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ने वाले क्योंकि एचटीएमएल अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत सारे टैग्स हैं, तो हम इसमें वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो एचटीएमएल पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमें एक बीएस कोड, हमें एक एडिटर लेना है जिसमें हम कोड लिख सकते हैं। तो हम इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाले हैं बीएस कोड। तो आप गूगल में जाके बीएस कोड डाउनलोड सर्च करेंगे तो आपको पहली वाली यूआरएल पे जाना है। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ है तो विंडो के लिए है, लिनक्स है तो लिनक्स में कर सकते हैं, और मैक में है तो मैक में कर सकते हैं। ओके, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंड हम यहाँ से हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। सो एचटीएमएल होता क्या है? एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? एचटीएमएल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमें एचटीएमएल की ज़रूरत पड़ती है। सर मतलब कि अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पर भी बीएस कोड का एक पेज ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर हमें लिखा है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये हमारी एक हेडिंग है। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि हेडिंग यहाँ पर आएगी, हमारे पास एक पैराग्राफ यहाँ पर आएगा, एक आइकॉन आएगा जो कि एक इमेज है, यहाँ पर एक बटन दी हुई है यहाँ पर। तो ये बटन क्यों दिए हुए हैं, कैसे हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ आइकॉन्स हैं यहाँ पर, एक बटन है डाउनलोड का। सो क्या स्ट्रक्चर, क्या चीज़ कहाँ पर पुट करनी है, ये हम एचटीएमएल में डिफाइन करते हैं। सो चलिए, हम एचटीएमएल को डिफाइन करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देखा था कि हमें बीएस कोड की ज़रूरत थी, तो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल से। ओके, अब यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html। आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट आपको याद रखना है कि जो एक्सटेंशन है .html वो आपको .html ही रखना है। अगर आप कोई भी एक HTML फाइल क्रिएट कर रहे हो तो आपको वो HTML फाइल ही .html फाइल के नाम से सेव करना है। ओके, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। आपको एक्सटेंशन में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर ऋत्विक डे। अगर आप देखोगे तो इसके डाउनलोड्स भी बहुत हैं, तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसको इंस्टॉल करके एक बार अपने बीएस कोड को वापस से ओपन कर लेना। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा गो लाइव का, या फिर आपको ऐसा भी ऑप्शन दिखेगा गो लाइव का। चाहोगे तो राइट क्लिक करके भी देखोगे तो आपको आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। आप इससे भी ओपन कर सकते हो। अगर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके जो ब्राउज़र में आपका एक लोकल सर्वर ऑन हो जाएगा, जिससे आपको पेज को बार बार रिफ्रेश या ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि एचटीएमएल में बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब इतना है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट कोड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कोड को हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। मतलब उतना कोड जितना हम एचटीएमएल को रन कर सकें। तो अगर आपने बीएस कोड इंस्टॉल किया है तो बीएस कोड में होता है इम्बेड होता है। इम्बेड के अंदर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर HTML:5 सर्च करेंगे तो इस तरीके का एक कोड आएगा। इसको अगर आप इंटर कर देंगे तो यहाँ पर एक कोड जनरेट हो जाएगा प्री डिफाइंड। तो ये कोड होता है बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पर चीज़ें, इतना ही कोड रिक्वायर होता है किसी भी HTML फाइल को रन करने के लिए। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास एक सबसे ऊपर जो है, यहाँ पर हमारे पास एक डॉक टाइप HTML है। तो हम बता रहे हैं जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें हम HTML लिखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर इस लाइन को भी बताया कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर हम HTML के कोड लिखने वाले हैं। अब ये HTML क्या है? अब ये HTML जो है एक टैग है। टैग क्या होता है हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं पहले आपको समझाता हूँ कि ये जो बॉयलर प्लेट कोड है उसका मतलब क्या है। तो जो टैग है HTML एक रूट एलिमेंट है। यहाँ पर रूट है, इसी के अंदर सारी चीज़ें लिखने वाले हैं क्योंकि, तो ये हमारा रूट एलिमेंट है। उसके अंदर हमने यहाँ पर हेड किया है, हेड यहाँ पर स्टार्ट किया है। हेड के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो सिर्फ ब्राउज़र के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है।
ठीक है, जैसे टाइटल हुआ, पेज का टाइटल क्या होगा, जैसे सपोज करो हम यहाँ पर होम लिख सकते हैं, अबाउट अस पेज है तो अबाउट अस पेज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है व्यू पोर्ट, ये रिस्पॉन्सिव के हमारे डिवाइस को रिस्पॉन्सिव करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ये वाला जो कोड लिखा हुआ है मेटा टैग, इससे आपको इतना समझना है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो बाइनरी कोड समझता है। तो ये कोड हमें बाइनरी कोड से हम जो लिखेंगे, हम जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो चीज़ें हमें ला के देता है, सिर्फ इतना आपको समझना है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर हेड क्लोज कर दिया। उसके बाद है बॉडी। बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ें लिखते हैं, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमें दिखेगी एज अ यूज़र, एज अ क्लाइंट। सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक H1 ले लेते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं H1, यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे देखोगे यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे, जो भी चीज़ हम लिखते हैं बॉडी के अंदर, तो वो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट करती है, वो यूज़र्स देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार लाइव सर्वर से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब जब भी हम लिखेंगे यहाँ पर कुछ भी चीज़ अगर लिखते हैं, सपोज़ करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हे, तो यहाँ पर ऑटो अपडेट हो रहा है, मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। मैंने अगर लिखा हेलो, सेव किया, यहाँ पर ऑटो अपडेट हो रहा है, इसलिए हमने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, अगर आपने देखा होगा। ओके, अब चलते हैं हम हमारी टैग्स की तरफ। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स होते हैं जो भी अगर आप ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ हेडिंग, तो हमारा ये जो टैग है, हम जो भी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो हमारा टैग होगा। टैग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी को यूज़ करके हम हमारे वेब पेज क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो सर हेडिंग टैग होता है क्या? नहीं, यहाँ पर हम जो टैग, मैंने एक एग्जांपल दिया है, हमने यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, लेकिन अभी हम टैग्स को देखेंगे कि कौन कौन से टैग्स होते हैं और किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला जो टैग होगा, वो होगा हमारा ओपनिंग टैग। कौन सा टैग? ओपनिंग टैग। और जो हमारे एंगुलर ब्रैकेट के साथ एक स्लैश के साथ होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग, ओके। और इसके बीच में जो भी लिख देंगे वो उसका कंटेंट होता है, कंटेंट, ओके। तो अब देखोगे तो कंटेंट आ रहा है, हमारी हेडिंग्स और हेडिंग टैग लिख के नहीं आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं हेडिंग नाम से कोई टैग नहीं होता है, बट हम यहाँ पर एग्जांपल की तरफ समझ रहे हैं। अगर मैं लिख दूँ ओपनिंग टैग, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, ये हमारा होगा क्लोजिंग टैग, क्लोज टैग। अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरीके से दिख रही हैं, ओके, ठीक है। चलिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हम इन चीज़ों को गिटहब पर अपलोड करेंगे, ओके। सब देखते हैं हेडिंग्स क्या होती हैं। हेडिंग होती है H1 से लेके H6 तक। सर H1 से लेके H6 तक मतलब? हेडिंग्स होती हैं H1 से लेके H6 तक, मतलब हमारी जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी वो होगी हमारी H1। हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर H2। अगर आप देखोगे तो जो हमारा H1 था वो थोड़ा बड़ा था और H2 जो था बस जस्ट उससे थोड़ा सा छोटा हुआ है। इसी तरीके से हम हमारे 6 हेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं। H3, फिर हो गया हमारे पास H4, फिर हो गया हमारे पास यहाँ पर H5 और हमारे पास लास्ट हो गया H6। सेव करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है हमारी H1 है और हमारी जो सेकंड हेडिंग है वो हमारी H2 है और यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है हेलो वर्ल्ड H3 है। यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो H4 है और यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो H5 है। यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वो H6 है। सो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि सर H7 लिख देंगे तो क्या होगा? तो अगर देखोगे तो हमारा जो BS कोड है वो H7 की टैग को क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर H6 लिखूँगा तो हमारे पास टैग क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर हम H7 क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एम्बेड नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई टैग होता नहीं है, ठीक है। और आपको भी इतना ही याद रखना है कि हमारे पास जो हेडिंग होती है, सबसे बड़ी हेडिंग हमारी H1 होती है, सबसे छोटी हेडिंग जो हमारी होती है वो H6 होती है, ओके। आपने कई बार देखा होगा साइट्स पे कि हम कुछ पैराग्राफ्स लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये एक हेडिंग है तो हम हेडिंग तो कहीं भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो H1 पे लिख सकते हो और
चीज़ों को इस तरीके से देख सकते हो। ये हमारी हेडिंग होगी। सर पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? तो हमारे पास एक पी टैग होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख रहा हूँ। कमेंट के लिए आप VS कोड पर आपको, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल+/ बटन को प्रिंट करना है, शिफ्ट के जिस बगल पे होता है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आपको यूज़ करना है कमांड+/। ओके, तो मैं अगर स्लैश यूज़ कर रहा हूँ तो देखें कमांड+/ यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास कमेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेरा पैराग्राफ टैग, पी टैग और पैराग्राफ। ओके, तो इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पी टैग। पी को हमने ओपन किया है, पी को हमने क्लोज़ किया है। ओके, सपोज़ करो मुझे यहीं पर ये वाला पैराग्राफ चाहिए था, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब देखेंगे तो हमारे पास एक पैराग्राफ टैग आ चुका है जो कि इनसे अलग है। सारी हेडिंग्स बोल्ड पर हैं और अगर आप पैराग्राफ देखोगे तो वो बोल्ड नहीं है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं दिख रहा है। ये हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से हम हमारे पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं। आप चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ज़्यादा चाहिए तो पी लिखा, पी को आप एंटर करोगे। यहाँ पे आप VS कोड में एक डमी का कंटेंट क्रिएट करने के लिए लॉरम होता है, LOREM, और जितने वर्ड आपको क्रिएट करने हैं, जैसे 50 क्रिएट करने हैं तो 50 लिखा और एंटर कर दोगे तो 50 वर्ड आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 वर्ड आ चुका है। इस तरीके से आप पैराग्राफ को क्रिएट करते हो। ओके, सपोज़ करो आपको एक लाइन चाहिए, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है HR टैग। HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से हमें मिल जाती है, ठीक है। अब हम हर जगह हमारे HR को यूज़ करेंगे जहाँ पर भी हमारा टैग खत्म हो रहा होगा। तो हमारा एक यहाँ पर टैग खत्म हुआ है और यहाँ पर हमारा पैराग्राफ टैग को खत्म हुआ है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी चीज़ को बोल्ड कैसे कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि चीज़ें बोल्ड होती नजर आई, जैसे ये बोल्ड है लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड है। लेकिन अगर हमें किसी पैराग्राफ के अंदर किसी चीज़ को बोल्ड करना है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर यूज़र इंस्टॉलर लिखा है, ये बोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सपोर्ट थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा हुआ है, राइट। ये कैसे क्रिएट करते हैं, क्या टैग यूज़ होता है? तो इसके लिए होता है, हम यहाँ पर एक पी टैग यूज़ करेंगे। पी टैग के अंदर हम यहाँ पर डमी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं 15 वर्ड का, और मुझे चाहिए कि जो एमिट लिखा हुआ है यहाँ से ये एक डमी, मतलब ये रैंडम वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ELITE जो लिखा हुआ है ये मेरा बोल्ड जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी टैग, और इस क्लोजिंग टैग को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ऐड कर दूँगा, और इसको रिफ्रेश करके देखेंगे एक बार तो ये चीज़ बोल्ड होके आई है। बाकी सारा कंटेंट नॉर्मल है, लेकिन हमने जहाँ पर बी टैग लगाया था वो हमारा बोल्ड पर है। इस तरीके से हम हमारे बोल्ड टैग को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने एक और HR यूज़ किया है जिससे हम हमारी चीज़ों को सेपरेट कर सकेंगे, ठीक है। ओके, आपने बहुत बार देखा होगा कि चीज़ें इटैलिक में लिख के आती हैं, कहीं कहीं पर इटैलिक होता है। अगर आप एक विकीपीडिया पेज खोलोगे, विकीपीडिया कुछ भी सर्च कर लेते हैं, लेट्स से शाहरुख खान सर्च कर लेते हैं। तो शाहरुख खान जैसे यहाँ पर देखा तो यहाँ पर देखो इटैलिक लिखा आता है, ये इटैलिक लिखा हुआ है, बहुत जगह इटैलिक लिखा होगा यहाँ पर जैसे दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, ये सारे इटैलिक में। तो हाउ कैन वी डू इट? तो इसके लिए एक टैग होता है इटैलिक टैग, वो कैसे यूज़ करते हैं? तो हम यहाँ पे चलेंगे, फिर से हम एक पी टैग लेंगे, उसके अंदर हम एक डमी कंटेंट यूज़ करेंगे 30 वर्ड का, 39 का, ठीक है। और सपोज़ करो मुझे यहाँ से उस टैग को लेना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आई टैग बनाऊँगा, आई, और इस आई टैग को क्लोज़ कर देंगे। लेट्स से मैं यहाँ तक कर लेते हैं। तो अगर देखोगे तो सारा वर्ड, अगर मैं थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ आपको, तो अगर देखोगे तो ये सारा वर्ड यहाँ तक सही चल रहा है। लेकिन आप जैसे ही इस लाइन पर आते हो तो यहाँ पे देखोगे ये इटैलिक हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर आई टैग यूज़ किया हुआ है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये स्टाइलिंग टैग होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। और जो भी टैग ओपन हो रहा है उसे हम क्लोज़ करते जा रहे हैं, इतना ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अब आपने बहुत बार देखा होगा कि हम इमेजेस यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर ये 3 इमेजेस लगी हैं, तो ये कैसे क्रिएट करते हैं? तो इमेज टैग यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर होता है IMG टैग होता है, और IMG टैग यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ। क्यों?
यहाँ पर ही क्लोज क्रिएट नहीं हुआ है। सर आपने बताया था कि जो भी टैग ओपन होता है वो क्लोज़ करना होता है। हाँ, हमने बताया था कि जो भी टैग ओपन करते हैं उसे क्लोज़ करना ज़रूरी होता है, लेकिन HTML के अंदर कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं। इसे क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लोज़ करना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिखोगे तब भी हमारा कोड काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, SRC और यहाँ पर एक अल्ट टैग आया है। तो अल्ट आया है तो ये है क्या? तो इमेज तो हमारा टैग है, जो भी इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। वो फिर कुछ भी हो, अगर आप कोई भी टैग ओपन कर रहे हो उसके अंदर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में आई है, जैसे SRC है, SRC का मतलब होता है सोर्स, और अल्ट टैग का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब अगर आपकी कोई इमेज, अगर आपकी इमेज लोड नहीं हुई, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इमेज का हमने URL गलत दे दिया, या हमने कुछ इमेज लगाने में कुछ भी उसका जो, सपोज़ करो कि वो इमेज फाउंड ही नहीं हो रही है, तब हमारा अल्ट टैग काम आएगा। अल्ट टैग हमें नोटिफाइड करेगा कि अच्छा हमारी ये इमेज दिख नहीं रही है, हमारी इमेज ये है। सपोज़ करो मैं यहाँ पर एक इमेज लगा देता हूँ कुछ भी फिलहाल के लिए, जैसे हमारे पास एक HTML फाइल है, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक अल्ट देता हूँ कि HTML फॉर बिगिनर। अगर आप देखोगे तो हमारे पास हमारी ये इमेज आ चुकी है। सपोज़ करो कि मैं यहाँ पर कुछ और टैग लगा दूँ, तो हमारे पास है HTML फॉर बिगिनर, ठीक है। अल्ट टैग मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और यहाँ पर हम चीज़ों को जो भी लिखेंगे वो अगर हमारी इमेज नहीं दिख रही होगी तो वो दिखेगी। इसका एक यूजेस SEO के पर्पज़ से भी होता है। मैं आपको बता दूँ कि कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा कि अल्ट टैग का यूज़ क्या होता है, ठीक है, बट इतना याद रखिए कि ये ऑलमोस्ट SEO के पर्पज़ से यूज़ होता है। यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। ये कीवर्ड क्या होता है ये हम बाद में देख रहे होंगे जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे, बट अभी आप इतना समझिए कि अगर आपकी इमेजेस नहीं शो हो रही है तो उसके बिहाफ में ये टेक्स्ट शो होगा। अगर आप ये टेक्स्ट नहीं दोगे तो वो टेक्स्ट शो नहीं होगा। ओके, और ये जो SRC और अल्ट है वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पर हमारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर SRC में आप कुछ भी URL डाल सकते हो। आप चाहो तो इंटरनेट से भी URL ला के डाल सकते हो। सपोज़ करो मैं एक साइट खोलता हूँ अनस्प्लैश, यहाँ पर हम एक सर्च कर लेते हैं नेचर, नेचर, और मैं यहाँ पर फ्री इमेज ले लेता हूँ और ओरिएंटेशन में कर लेता हूँ लैंडस्केप। तो मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अपन कॉपी करेंगे तो आपको दिखेगा कॉपी इमेज एड्रेस। कभी कभी किसी किसी ब्राउज़र में आता है कॉपी इमेज लोकेशन करके भी आता है, तो आपको ये वाली URL कॉपी करनी है और यहाँ पर आपको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। URL कितना भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी इमेज हमें मिल चुकी है। अगर आप देखोगे तो इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए हमारी इमेज हमारे पेज से बाहर जा रही है। तो हम एक एट्रीब्यूट यहाँ पर विड्थ और हाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं हाइट कर दूँ 400, तो ये 400 की हमारी हाइट हो चुकी है और हमारी इमेज हमें दिखने लगी है। तो हमने यहाँ पर एक एडिशनल एट्रीब्यूट यूज़ किया जिसका नाम हाइट है। इस तरीके से आप बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, और इसे पढ़ना चाहते हो तो आप किसी भी कोडिंग साइट पे जाके पढ़ सकते हो कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, आपने बहुत बार देखा होगा कि हम जब भी किसी वेबसाइट में जाते हैं तो हमें बहुत सारे URLs मिलते हैं। सपोज़ करो यहाँ पर भी बहुत सारे URLs हैं, जैसे एक्सप्लोर है, एडवर्टाइज है, ठीक है। अगर हम इस पे लोगों पे क्लिक करें तो हम वापस हमारे होम स्लैश पे आ रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करें। तो ये क्या होता है, तो ये होते हैं एंकर टैग्स। क्या होते हैं? एंकर टैग्स। तो हम इसको एक लिंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं एंकर टैग। तो इन्हें क्रिएट कैसे करते हैं? इन्हें क्रिएट करने के लिए हम ये लिखते हैं और इंटर कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर एंकर टैग होता है और ये हमारे पास href में हम यहाँ पर हमारी URL डालते हैं। तो आपको जो भी URL है वो ऐसे कभी टाइप नहीं करना है कि facebook.com और इस तरीके से टाइप नहीं करना है। तो आपको टाइप कैसे करना है? तो आपको यहाँ जाना है एंड यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि भाई google.com चाहिए तो पहले google.com करना है, फिर क्लिक करना है इस पर 2 बार। अगर देखोगे तो पूरी URL क्या है, https://www.google.com। ये पूरी URL है। आपको ये पूरी URL कॉपी करनी है और इस तरीके से आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। ओके, और यहाँ पे लिखना है क्लिक, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्लिक मी या क्लिक google.com। अगर आप देखोगे तो अब हमारे पास क्या होगा, होम पेज पे जस्ट यहाँ पर आ रहा है क्लिक में, क्लिक करेंगे तो आप google.com पे पहुँच जाएंगे। ओके, अब
यहाँ पे देखो दो चीज़ अभी हमने क्या, अभी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, हमने जितने भी हम पी टैग क्रिएट किया, एच टैग क्रिएट, हमने H1 हेडिंग्स क्रिएट की, ये सब एक के नीचे एक आए हैं। और इमेज टैग और एंकर टैग हमारे जस्ट एक के बाद एक आए, इनलाइन आए। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारी हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, या हमारे डिप्स होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक्स हम पढ़ेंगे जब हम सीसेस पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको इतना समझना है कि ब्लॉक मतलब पूरी विड्थ को कवर करते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं पूरी विड्थ को कवर करते हैं। और जो हमारी इमेजेस और हमारे एंकर टैग होते हैं, ये इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ये सिर्फ उतनी स्पेस कवर करते हैं जितना इनको रिक्वायर होता है। तो हमारी इमेज को हमने यहाँ पर एक हाइट दे रखी थी जिससे हमारा 100% विड्थ कवर नहीं हुआ था। तो ये जस्ट एंकर टैग उसके बगल से स्टार्ट हो रहा है, और एंकर टैग भी एक इनलाइन एलिमेंट्स है, इनलाइन टैग है, और इमेज भी एक इनलाइन टैग है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक पी टैग लिख दूँगा, पी टैग अगर देखोगे तो हेलो, तो जस्ट अब ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, देखो। हाँ, क्यों? क्योंकि ये हमारे जो पी टैग है वो ब्लॉक टैग होता है, और एंकर टैग, इमेज टैग वो हमारे इनलाइन टैग होते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एच क्रिएट कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि हमने यहाँ पर कुछ अलग क्रिएट किया था। हमने यहाँ पर इमेज टैग लिया था, यहाँ पर हमने लिंक टैग कर लिया है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर हमारे एक और एच टैग क्रिएट कर रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं लिस्ट। तो HTML में लिस्ट दो टाइप की होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट वो होती है जो ऑर्डर चलती है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से जो भी लिस्ट क्रिएट होती है वो ऑर्डर लिस्ट होती है। और अनऑर्डर लिस्ट कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी हम पुट कर सकते हैं, वो होती है अनऑर्डर लिस्ट। इसे क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अगर आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं UL। तो हमने एक UL ओपन किया है और UL को क्लोज किया है। अगर हमने ये लिख दिया तो इतना सफिशिएंस होगा? नहीं, आपकी लिस्ट क्रिएट हुई लेकिन लिस्ट के अंदर आइटम्स नहीं डाले हमने, तो यहाँ पर हमें डालने पड़ते हैं लिस्ट आइटम। इसे क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है LI, और इसको भी ओपन और क्लोज करना पड़ता है। इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो हमारा हो जाएगा लिस्ट। लाइक मैंने लिखा 1, यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ पे लिखा मैंने 3। तो अगर आप देखोगे तो अब हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, जो कि है हमारी ऑर्डर लिस्ट 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, वो एक ऑर्डर में आ जाएगा। अनऑर्डर को क्रिएट करने के लिए सेम आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको बस ये U की जगह लिखना है, सॉरी O की जगह लिखना है U, बस अनऑर्डर लिस्ट। अगर आप देखोगे तो दोनों लिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो है 1 2 3, और जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है वो रिप्रेजेंट कर रही है डॉट को। तो यहाँ पर जो डॉट में है वो है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो ये हमारी हो गई है लिस्ट। ओके, अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करेगा। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी अगर वेबसाइट अपन ओपन करते हैं तो हमें फॉर्म ओपन होता है। जैसे हमने लॉगिन करा तो हमें पास फॉर्म आता है, तो हम एक फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है फॉर्म को क्रिएट करने का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म, ठीक है। किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ता है फॉर्म। इसके अंदर जो एक्शन है उसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो एक एट्रीब्यूट है और वो बैकएंड के पर्पज़ से काम आता है। अभी हमें उसे नहीं पढ़ना है, जब हम बैकएंड पढ़ रहे होंगे, नोड पढ़ रहे होंगे, तब हम इसको देखेंगे। इवन हम जावास्क्रिप्ट भी पढ़ रहे होंगे तब भी हम इसको देखेंगे। तो जब भी आपको फॉर्म क्रिएट करना होता है तो आपको यहाँ पर स्टार्ट करना होता है फॉर्म, और फॉर्म को क्लोज करना होता है। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिसमें आप देख पाएँ। इसको मैं डालता हूँ जूम आउट, ठीक है। फॉर्म हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें पड़ती हैं। एक तो हमें लेबल करना पड़ता है, लेबल लिखना पड़ता है, और एक हम इनपुट डालते हैं। तो लेबल क्या है? लेबल भी एक हमारा टैग है। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो एज अ नाम एक लेबल टाइप का होता है। लेबल मतलब नाम ही होता है। तो जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ फुल नेम, तो अगर आप देखोगे हमारे पास तो यहाँ पर एक फुल नेम करके कुछ आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको है ना यहाँ पर एक ब्रेक टेक ले लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिख जाएगा। तो आप देखोगे फुल नेम आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा BR में जस्ट इसके ऊपर भी ले लेता हूँ।
हमने अभी बी आर टैग देखा नहीं था, तो मैं बताता हूँ ये जब भी आप किसी भी लाइन पे ब्रेक करना चाहते हो, सपोज़ करो कि मैं इस लाइन पे ब्रेक लाना चाहता हूँ इस ए के बाद, तो मैं यहाँ पर सिर्फ बी आर टैग यूज़ कर सकता हूँ। हमने क्या देखा था, इस ए के बाद देखा था, तो यहाँ पर आपको सिर्फ बी आर लिखना है। बी आर भी एक सेल्फ क्लोज टैग होता है, इसको आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लोज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये सेल्फ क्लोज है। अगर आप क्लिक करोगे तो जो हमारा टैग आ रहा था वो हमारा जो पैराग्राफ यहाँ से ब्रेक हो चुका है, जो भी हम ब्रेक करेंगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो हमारा ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो चुका है। हमने यहाँ पर भी ब्रेक टैग बी आर टैग लगाया है, तो ये हमें थोड़ी सी स्पेस दे रहा है। नीचे भी हमने लगाया तो हमें नीचे भी स्पेस मिल रही है। ओके, चल अब आते हैं हमारे फॉर्म पे। तो फॉर्म पे हमने लेबल क्रिएट कर लिया। लेबल पे हमने जो भी हमको लेबल करना होता है वो हम एक नाम के थ्रू देते हैं। हम एक नाम पुट करते हैं और उसके नीचे हम करते हैं इनपुट। इनपुट के अंदर आप देखोगे तो हमारा टैग है और इनपुट हमारा क्लोज नहीं है। ये भी एक सेल्फ क्लोज टैग है और इसे आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन जब भी आप इसको रिएक्ट में पढ़ोगे तब इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज़ वहाँ पर एरर आएगी। ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं HTML, तो इसी पे आते हैं। तो हमने एक इनपुट क्रिएट किया। इनपुट क्या होता है, किसी भी यूज़र से टेक्स्ट लेने के लिए यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं कुछ भी, अगर देखोगे तो ये होता है इनपुट। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है टाइप नाम का, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो टेक्स्ट होगा, नंबर, टेक्स्ट, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो इधर टेक्स्ट ही ट्रीट होगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर्म में बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। अगर आप रेडियो बटन देखते हो फॉर्म में, कभी कभी आपने देखा होगा रेडियो बटन होता है, ड्रॉप डाउन होता है, देन हमारे पास वहाँ पर चेक बॉक्स होते हैं, फाइल अपलोड, जैसे आप किसी साइट में देखा हो कि आपको रिज्यूम अपलोड करना है तो आप वहाँ पर PDF फाइल इमेजेस अपलोड कर सकते हो। बटन टाइप्स होता है, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसका एक टाइप है टेक्स्ट टाइप, जहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। अच्छा, अगर आप देखोगे टेक्स्ट यहाँ पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर भी एक एट्रीब्यूट्स है, इसके अंदर कुछ भी लिखोगे, सपोज करो फुल नेम मैं यहाँ पर भी देता हूँ, तो यहाँ पर इसकी इस इनपुट के अंदर यहाँ पर एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर एक डमी वैल्यू होती है जो हम बताते हैं कि इसके अंदर क्या लिखना है। आपने बहुत बार देखा होगा लॉगिन पे कि जैसे यहाँ पर नहीं है, पर आप किसी भी साइट पे देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, राइट। तो हमने भी यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दिया हुआ है। ओके, ठीक है। फॉर्म के बाद यहाँ पे देखा तो हमें बस दो चीज़ आ गई। ठीक है, अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक BR यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके जस्ट नीचे चाहिए। अगर आप देखोगे तो हमें BR चाहिए। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये एक के नीचे एक आ रहा है। ठीक है, तो एक और BR ले लेते हैं, जिससे थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोनों जगह स्पेस मिल गई, गुड। और अगर आप चाहो तो एक BR यहाँ पर भी दे सकते हैं, जैसे चीज़ें लेआउट में जाएंगी। ठीक है, तो हमारा फुल नेम हो चुका है। ठीक है, हमने यहाँ देखा कि हमारा फुल नेम यहाँ पर आएगा। अब हम चलते हैं हमारे ईमेल पे। तो जब भी आप ईमेल देखते हो तो ईमेल के लिए आप टेक्स्ट नहीं लिखोगे कभी भी। ईमेल का जो टाइप होता है वो ईमेल होता है। ईमेल मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे और यहाँ पर अभी एक सबमिट बटन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एक इनपुट देते हैं यहाँ पर जिसका टाइप होगा सबमिट, और इसकी वैल्यू दे देते हैं जैसे लॉगिन। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर फुल नेम दे दिया, यहाँ पर मैं ईमेल दे रहा हूँ, पर मैंने ईमेल में @.com कुछ नहीं लगाया। अगर मैं लॉगिन करूँगा तो देखो यहाँ पर एक एरर आ रही है, प्लीज़ इंक्लूड द @ इन द ईमेल एड्रेस इज़ मिसिंग एन @ ओके। तो हमने यहाँ पर एक टाइप डिफाइन किया है ईमेल का। ईमेल का टाइप हमारा क्या है, टाइप हमारा ईमेल है, और हमने यहाँ पे डिफाइन जब किया तो यहाँ पर एक वैलिडेशन चल रही है कि भाई साहब आपको यहाँ पर @ लगाना ही लगाना है, अदरवाइज़ वो ईमेल कंसीडर नहीं करेगा, वो जब टेक्स्ट होगा और वो हमें एक एरर देगा, वैलिडेशन एरर देगा कि भाई आपने ईमेल ही टाइप करनी है। तो हमने यहाँ पर ईमेल लिया, ईमेल को हम बताया कि अच्छा ईमेल है, फुल नेम नहीं है, इंटर योर ईमेल। तो हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर दिया इंटर योर ईमेल। तो यहाँ पर देखा इंटर योर ईमेल और यहाँ पर फुल नेम आ रहा है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे, इसको कॉपी कर लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है,
और हमने एक बटन दिया है, तो बटन में हमने यहाँ पर सबमिट टाइप दिया है। सबमिट टाइप मतलब ये एक बटन की तरह बिहेव करेगा, एक ये इनपुट ही है, लेकिन यहाँ पर कोई देखो लॉ मतलब आपको ऐसा ब्लैंक ऑप्शन दिख रहा है कि आप टाइप कर सकते हो, लेकिन ये हमने यहाँ पर एक वैल्यू देती है, वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ किया जिसमें हमने दिया लॉगिन। तो आपको ये लॉगिन दिख रहा है, ओके। हमने यहाँ पर वैल्यू देती है इस तरीके से। सपोज़ करो मैं अगर यहाँ पर मुझे ये हेलो जो प्लेस होल्डर है इसको एक वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे technical@mickey.com। तो हमारे पास वैल्यू देखो यहाँ पर आ चुकी है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। तो आप इसको ये करोगे तब प्लेस होल्डर दिखना स्टार्ट होगा। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास फिर से वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्म को वैल्यू भी दे सकते हो, ओके, ठीक है, ओके। सो हमने देख लिया कि फॉर्म में हम इनपुट टेक्स्ट कैसे करते हैं, ईमेल कैसे करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जब भी हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो पासवर्ड हाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, डॉट डॉट आते हैं, तो उसे कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए आइए उसे देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ इसको और इसी के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड, तो पासवर्ड है, और यहाँ पर इंटर योर ईमेल आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड कर देता हूँ, इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है इंटर योर पासवर्ड, लेकिन अभी क्या है हमारा जो हमारा जो टाइप है वो टेक्स्ट अगर कर देते हैं, तो टेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं या टाइप करेंगे तो वो जो भी हम पासवर्ड लिख रहे हैं तो वो यूज़र हमारा देख सकता है। तो अभी हमने जो टेक्स्ट दिया है उससे हमारा जो पासवर्ड है वो यूज़र हमारा देख सकता है, जैसा कि आपने देखा। तो हम यहाँ पर टाइप यूज़ करेंगे पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड टाइप अगर यूज़ करेंगे तो अगर आप देखोगे, अगर अब हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो अब यूज़र हमारा पासवर्ड नहीं देख सकता है। तो आपको जब भी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हो, जब भी आप बैकएंड की टेक्नोलॉजी सीखोगे, तब आपको जो भी आपका टाइप है पासवर्ड का वो आपको पासवर्ड ही देना है, जिससे आप चीज़ों को सिक्योर कर पाओगे। तो यहाँ पर चीज़ें जो है हाइड हो रही हैं, और ये किसकी बदौलत हो रहा है, जो हमने टाइप यूज़ किया है पासवर्ड, ठीक है, ओके। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप किसी साइट पर अपना रिज्यूम सबमिट करते हो तो वहाँ पर अपलोड फाइल करके ऑप्शन आता है, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक और टाइप लेंगे, हमने बोला कि अपलोड फाइल ले लेते हैं, फाइल्स या फाइल जो भी बोलना चाहो, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर इनपुट ही आ रहा है, लेकिन फाइल अपलोड का तो ऑप्शन अलग ही दिखता है। तो यहाँ पे जो टाइप होगा उसको हम यूज़ करेंगे एज अ फाइल। तो देखोगे यहाँ पर आ गया चूज़ फाइल, नो चूजन फाइल यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो हमारा कुछ इस तरीके से एक BR और ले लेते हैं, चाहो तो जैसे थोड़ा सा वो नीचे हो जाएगा, ये ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई फाइल लेना चाहो तो फाइल ले सकते हो इस तरीके से, और आप जैसे इसको ओपन करके अपलोड करोगे तो यहाँ पे फाइल का नाम भी आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक टाइप यूज़ किया है फाइल, जिससे हमें फाइल अपलोड करने की फंक्शनलिटी मिल जाती है, ओके। तो आप देख पा रहे हो हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, ओके। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट फॉर्म को पुट करते हैं या फिल करते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करते हैं, तो वहाँ पर एक आता है मैसेज या राइट योर जो भी हम बोलना चाहते हैं, माइंड में जो भी हो, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक टैग को, जो कि होता है हम यहाँ पे सिर्फ VR लेने वाले हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि मैसेज, और अब यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे उसको होगा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जो होता है उसके साथ आपको दो फील्ड दी गई हैं, उसको अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप ये देखिए, बस प्लीज छोड़ दीजिए राइट योर मैसेज। अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस तरीके का कुछ दिखाता है, जैसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें आप बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप ये छोटे से इनपुट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कुछ लिमिट तक सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई बड़े पैराग्राफ को लिखना है, बड़े मैसेज लिखना है, तो आप टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हो, इतना याद रखिएगा, ओके। अब बात करते हैं हम रेडियो बटन की। रेडियो बटन कैसे क्लिक करते हैं। रेडियो बटन वैसे काम करते हैं, अगर एक चीज़ है
तो हम मतलब अगर 3 ऑप्शन है तो उसमें से हम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन कुछ इस तरीके से काम करते हैं। चेक बॉक्स की बात करें तो चेक बॉक्स हमारे हम मल्टीपल चेक बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर हमारे BR टैग को दे देते हैं फिर से। एंड सो आपने बहुत बार देखा होगा फॉर्म में कि सेलेक्ट योर जेंडर, राइट। तो हम यहाँ पर एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं, लेबल। एंड जो 4 है उसके वो भी एक एट्रीब्यूट है। एंड यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हम 3 रेडियो बटन क्रिएट करेंगे जिसमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ करो कि मुझे यहाँ पर एक इनपुट लेना है। इनपुट में जो टाइप होगा वो होगा रेडियो। एंड यहाँ पे जो नाम है हमें देना है जेंडर, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू है वो हमें असाइन करनी है, लेट्स से मेल। सेकेंड ऐसी कॉपी करना है। आपको ये याद रखना है अगर आप जितने भी क्रिएट करो वो उनका नाम सेम होना चाहिए और टाइप सेम होना चाहिए। वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखा फीमेल एंड साथ के साथ यहाँ पे लिखते हैं यूनिसेक्स, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ओके, अगर आप चलते हैं तो देखोगे तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं एक ही टाइप को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ओके, आप चाहो तो इनके बाद में चीज़ें से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा मेल तो यहाँ पे मेल लिख सकते हो, यहाँ पे फीमेल लिख सकते हो, फीमेल। एंड यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह की चीज़ें देख पाओगे, मेल, फीमेल और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। तो रेडियो बटन जैसे होते हैं वो आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एक ही तरह के नाम दिए हैं तो आप दूसरा 2 रेडियो बटन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा किसी किसी फॉर्म में कि डेट सेलेक्ट करना पड़ता है, टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक BR एंड BR टैग ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ जैसे सेलेक्ट टाइम, सेलेक्ट टाइम एंड डेट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा सा सही से देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, इनपुट हुआ। यहाँ पे जो नेम और वैल्यू उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे लिखना है आपको डेट, टाइम एंड लोकल। अगर आप ये करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर डेट, डे, मंथ और ईयर है, कॉमा यहाँ पे टाइम है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगी। डेट क्लिक करेंगे, टाइम जो भी देखना हो कि 4:10 पे सिलेक्ट करना है तो ये हो गया। अब देखोगे लॉगिन किया, सब कुछ हाइड हो गया। तो इस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। सो फॉर्म में इतना ही है एंड थोड़े बहुत और एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो एज अ होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि आप थोड़ा सा फॉर्म के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। जैसे यहाँ पर सिलेक्टिंग ड्रॉप डाउन होता है, सिलेक्ट एलिमेंट्स होते हैं, ऑप्शंस क्रिएट करते हैं उसमें। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होता है एक चेकबॉक्स होता है, ठीक है। साथ के साथ अगर डेट टाइम पे दिखाएं तो डेट टाइम पे 3 ऑप्शन होते हैं, एक लोकल डेट होता है, डेट होता है और डेट टाइम लोकल होता है। तो आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट में जो कि है हमारा डिव। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर एक HR क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हम यहाँ पर लेते हैं डिव। सो डिव होता क्या है? सो अगर हम डिव की बात करें तो डिव एक तरह से एक सेक्शन होता है, ठीक है। सेक्शन मतलब हम बहुत सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर डाल सकते हैं। आपने अगर बहुत बार ऑप्शन देखा होगा तो यहाँ पे सपोज करो ये एक डिव है जहाँ पर एक इमेज है, एक बटन है और उसके बारे में लिखा है कि कौन कौन से आप कॉन्फ़िगरेशन पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक पूरा डिव है, ये एक अलग डिव है, ये एक अलग डिव है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। तो जो डिव होता है वो आपको इतने समझना है कि एक सेक्शन होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट्स को रख सकते हैं। तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं? तो डिव को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा टैग है डिव टैग। डिव को हम ओपन और क्लोज टैग कर सकते हैं। अब हमने बात की थी कि ये ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पर मैंने सपोज करो मैं यहाँ पर एक हेडिंग टू लेता हूँ, दिस इज़
हेडिंग 2, और एक हमने लिखा पैराग्राफ टैग, तो हमने लिखा LOREM 10। तो यहाँ पर हमने एक क्रिएट कर लिया। ये सब डिप के अंदर क्रिएट कर पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमने एक बटन टैग क्रिएट कर लिया। हमने बटन टैग देखा नहीं था, तो हमने यहाँ पर बटन टैग क्रिएट कर लिया। मैंने बोला क्लिक मी या लर्न मोर। ओके, अगर आप देखोगे तो हमारा ये एलिमेंट एक डिव है जिसके अंदर हमने एक हेडिंग डाला हुआ है और हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ डाला हुआ और हमने एक बटन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से हम हमारे डिव को क्रिएट करते हैं। और डिव की जो डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, वो एक तरह का सेशन होता है। हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं हमारे एलिमेंट्स को। ओके, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम मेन टॉपिक में, हमारे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, हमारी क्लास एंड आईडी। ये क्या होता है? आपको ये समझना है कि जो क्लास होती है उससे आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। सेम क्लास को, एक ही क्लास को मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। एक ही नाम से बहुत सारी क्लास को क्रिएट कर सकते हो, ये सही होगा। लेकिन आईडी यूनिक होती है, इट्स मीन कि आईडी आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया और मैंने यहाँ पे क्लास दी कंटेनर। ओके, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी कंटेनर को बोल रहा हूँ कि भैया आप कितनी बार भी डुप्लीकेट कर दो। सपोज़ करो ये मेरा होम था, ये मेरा होम सेक्शन था, ये मेरा अबाउट अस सेक्शन था, ये मेरा लेट्स से सर्विस सेक्शन था, ये मेरा ब्लॉग सेक्शन था, और ये मेरा क्या था, कंटेंट सेक्शन था। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप इसी को कॉपी करो एंड साथ के साथ यहीं पर या इसी में देख लेते हैं, तो हम यहाँ पर आईडी इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, आईडी, लेकिन सबकी आईडी सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे से होम लिखा है तो यहाँ पर होम नहीं आएगा, यहाँ पर फिर मैं अबाउट अस ले सकता हूँ। मतलब मैं ये होम आईडी अब कहीं दूसरी जगह यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा, ये यूनिक ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर सर्विस लिखा है तो सर्विस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर ब्लॉग लिखा है तो ब्लॉग ले लो, लेकिन आप वापस से इसको होम को, अबाउट को, सर्विस को यूज़ नहीं कर पाओगे। इट्स मीन कि हम हमारी जो क्लासेस हैं उनको तो हम एक ही बार यूज़ कर, मतलब मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आईडीज़ हैं उनको हम एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं। इतना आपको याद रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा एंड ये बहुत यूज़फुल है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखेंगे तो वेल एंड गुड रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप कोडिंग, सी यू गाइस सून।